हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो आज हमारे घर में ना न्यू फैन का काम चालू था। हमारा पुराना फैन खराब हो गया है तो ईजू यहाँ पे खेल रहा है, तो अभी न्यू फैन यहाँ पे लगा रहे हैं। पहले छोटा फैन था तो उसको निकाल के फिर हमने बड़ा फैन लगाया, उसमें काफी अच्छी हवा आ रही थी। ये बंद हो चुका था, मतलब किचन का फैन बंद हो चुका था, तो ये किचन में लगा रहे थे। और बड़ा फैन यहाँ न्यू हमने परचेस किए हैं, ओरिएंट कंपनी का। बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, अच्छी हवा देता है। और आगे देखिए, आपको है ना गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप पूरा व्लॉग लास्ट में एंड तक देखिए। जिसके पास ईवी गाड़ी है ना, इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है। ओके, तो यहाँ पे अभी फिर मैंने नाश्ता वगैरह भी दी थी बना के, तो आप आगे कंटिन्यू देखिए। ओके, कैसे हो आप सब। आज मैंने डिसाइड किया हूँ कि आपके साथ में मेरी प्योर ईवी की जो ई प्लूटो 7G स्कूटर है उसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू शेयर करूँ, जो कि अभी मुझे ऑलमोस्ट 3.5 साल हो चुके हैं। मई 2022 को मैंने परचेस किया था और अभी 2025 का नवंबर चल रहा है। ठीक है, तो 3.5 साल हो चुके हैं। और इन 3.5 साल में मैंने 17,000 किलोमीटर, मतलब 16,700 किलोमीटर चला चुका हूँ गाड़ी, मेरी स्कूटर। और इन 3.5 साल में, मतलब स्टार्टिंग के पहला साल दूसरे साल में तो मेरे को ऐसा कोई मतलब इशू आए उसके अंदर भी, लेकिन ना कोई मेजर इशू नहीं आया। जैसे कि मेरे को एक इशू आया था। जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले तो मेरा एक इशू आया कि मतलब मेरा एमसीबी का थोड़ा इशू हो गया। ठीक है ना, एमसीबी मेरा ट्रिप हो गया और मुझे पता ही नहीं था, और बहुत सारे मैकेनिक वगैरह किसी को भी कुछ भी नहीं पता था एमसीबी क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं काम करता है। कोई मैकेनिक भी मुझे नहीं मिल रहा था। तो एमसीबी को मैंने कैसे कैसे करके, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो गया मुझे। उधर गाड़ी को टेम्पो में डाल के गाड़ी लेके जाना पड़ा, और फिर मैंने उधर जाके रिप्लेस किया। छोटा सा काम था, कोई इतना आइडिया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो एक एमसीबी का मुझे प्रॉब्लम आया। ठीक है, उसके बाद में मुझे एक और बार वापस से एमसीबी का प्रॉब्लम आया, लेकिन वो टाइम पे मेरे को थोड़ी नॉलेज हो गई थी। मैंने सर्विस सेंटर वाले बंदे को फ़ोन करके घर पे बुला लिया, और उसने 350 रुपीज़ घर पे आने का विजिटिंग चार्ज लिया। और एमसीबी कुछ आई थिंक सो 400 या 500, टोटल 700-800 रुपये में एमसीबी चेंज कर दिया। ठीक है, तो 2 बार मेरा एमसीबी चेंज हुआ। और एक बार मेरे गाड़ी का ब्रेक सेंसर के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी कि ब्रेक सेंसर में कुछ खराब हो गया था, ब्रेक सेंसर। तो कुछ भी नहीं, मतलब वो एक छोटा सा एक सेंसर होता है जो आपके ब्रेक से निकल के वो कंट्रोलर की जो वायरिंग होती है उसके अंदर लगता है, और सिर्फ उसका जो कपलर था उसको उसमें से निकालना था। उसके लिए मैं वो बंदा फिर वापस आया, उसका 350 रुपीज़ उसने विजिटिंग चार्ज लिया, और उसको वो कपलर रिमूव करने का उसने 100-200 कुछ, मतलब टोटल 600 रुपये तक उसमें भी खर्चा आया। तो तब तक मतलब मेरे 2 साल हो चुके थे गाड़ी के। जो 2 बार एमसीबी चेंज हुआ, जैसे कि मैंने आप बताया, एक बार तो मैं पूरी गाड़ी टेम्पो में डाल के लेकर गया था, और एक बार 2 बार घर पे आया और बंदे ने चेंज किया एमसीबी। एक बार एमसीबी और एक बार ब्रेक सेंसर चेंज किया। तो ये इतना, मतलब मुझे तब तक मुझे एमसीबी का थोड़ा नॉलेज हो गया, और मैंने एरिया चेंज कर दिया। तो मेरे यहाँ पर आसपास में 1-2 बंदे हैं जो लोग थोड़ा बहुत ईवी का काम कर लेते हैं, छोटा मोटा एमसीबी वगैरह लगाना, वैसा छोटा मोटा काम। तो मैंने यहाँ पर एक तीसरी बार फिर से मेरा एमसीबी गया, तो मैंने थर्ड टाइम एमसीबी मेरे लोकल, मतलब यहाँ पर बंदा है, उससे मैंने लगा लिया एमसीबी। उसी ने मेरे को 500 रुपीज़ में लगा के दे दिया। ठीक है, फिर मेरा पीछे का जो टायर था, जैसे कि आप जानते हो प्योर ईवी प्लूटो 7G में पीछे BLDC हब मोटर है 1500 वॉट की। तो मेरी जो मोटर है वो, मतलब टायर ट्यूबलेस टायर है। तो जब पीछे का टायर अगर आपको चेंज करना है, मतलब पूरी तरह से चेंज करना है, क्योंकि कैसा है, अगर आप ट्यूबलेस टायर को वो स्ट्रिंग डाल के अगर उसको आप रिपेयर करोगे पंचर को, तो वही होल में बार बार स्ट्रिंग जा जाके वो होल बड़ा हो जाता है, और उसमें बार बार सेम होल से बार पंचर होता है। तो इसके 2 ऑप्शन है, या तो आप कंप्लीटली टायर चेंज कर दो, या तो आप अंदर एक पैच आता है, जो टायर का पैच आता है वो लगाओ, तो इससे आपका पंचर वो जगह से होना कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमारे इधर लोकल में एक मैकेनिक है जो उसका टायर निकाल लेता है, मतलब उसको आता है, उसको मोटर से हब मोटर को निकालने के लिए कंट्रोलर से जो कनेक्शन है वो, और उसके स्विंग आर्म से जो कनेक्शन है वो, पूरा ब्रेक वगैरह सब निकालने उसको आता है। तो उसने निकाल के मेरे को मोटर निकाल के मुझे टायर रिप्लेस करके दिया। तो 310 का टायर उसमें लगता है बैक साइड में, 3.00 और 10 इंचेस का टायर लगता है।
जो कि 42J उसका मतलब होल्ड, उसका जो वेट कैपेसिटी है 42J, मतलब अराउंड 150 kg। मतलब आपका जो 90-110 का जो टायर, जो यूजुअली बहुत फेमस टायर है, जो एक्टिवा में और बहुत सारी गाड़ियों में लगता है, जो ई प्लूटो के अंदर भी लगता है, जो फ्रंट के टायर में जो लगता है वो टायर नहीं लगता है उसके अंदर। 310 टायर लगता है रियर में, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पतला प्रोफाइल का रहता है उसका, जो आपका स्कूटी पेप वगैरह जो गाड़ियों में आता था वो वाला टायर लगता है उसके अंदर। तो वो टायर मैंने उसको चेंज किया, क्योंकि बार बार पंचर हो रहा था। तो वो मोटर निकाल के, मतलब ऐसा यूजुअली अगर आप जाओगे पेट्रोल की गाड़ी का निकालने के लिए, तो वो 50 रुपीज़ में आपका उन लोग निकाल के उन लोग को आप दूसरा टायर, न्यू टायर फिट करके दे देते हैं। और 250 रुपीज़ में आपका पीछे के टायर का पंचर उन लोग बना के दे देते हैं पेट्रोल गाड़ी का, जिसके अंदर 50 रुपये आपका रिमूविंग चार्जेस और 200 रुपये का पंचर होता है, ठीक है। पर इसके अंदर खाली गाड़ी मेरा हब मोटर से निकालने के लिए मेरे को 300 रुपीज़ या 350 रुपीज़ आपके एरिया में जो भी चार्ज है, लेकिन उसके आसपास ही होता है। 300, 350, 400 उसके आसपास ही चार्ज रहता है। तो जैसे हब मोटर जिनके पास है उनको पता होगा। तो 400 रुपीज़, 300 रुपीज़ में से चार्ज लिया और मैंने उसका टायर रिप्लेस किया, तो कुछ 1200 या 1300 का मेरे को टायर आया। तो मैंने चेंज किया। अगर मैं उसका पैच पंचर बनाता था तो 300 रुपीज़ टायर का निकालना मोटर और वापस लगाना और पंचर बनाने का 250, मतलब 550 रुपीज़ में मेरा पैच पंचर बन जाता था पीछे से, जो उसका पैच लगता है वो। और फिर वही है कि वही जूना टायर ही चलाना पड़ता था, मैंने उसको रिप्लेस ही कर दिया उसके अंदर। तो मेरा 1500 हो गया, अदरवाइज मेरा 500 में काम हो जाता था, ठीक है। मैं आपको टोटल मेरे एक्सपेंसेस बता रहा हूँ अब तक मेरे कितने आए, ठीक है, उसके अंदर। उसके अलावा हाँ, ये तो हो गया छोटे मोटे खर्चे, मतलब 500, 700, फिर 1500 टायर का, फिर 800, मतलब जो वो उसका क्या कहते हैं सेंसर का, ऐसा अलग अलग जो खर्चा है वो। इसके अलावा मेरे को मेजर खर्चा जो आया, जो कि मेरे को काफ़ी शॉकिंग लगा, जो मेरे गाड़ी है ना, मतलब ऐसे मेरे को 3 साल के बाद में, 3.5 साल, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मेरा गाड़ी अचानक से बंद, मतलब जैसे चार्जिंग मैंने फुल कर दिया, 10 किलोमीटर गाड़ी चले और पूरा बैटरी 0 हो जाए। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे को उसके वजह से काफ़ी धक्का मारना पड़ा, 1 बार 2 बार ऐसे धक्का मारना पड़ा। तो मैंने मेरे यहाँ पर लोकल मैकेनिक है उसके पास लेकर गया, तो उसने मल्टीमीटर से मेरे को वोल्टेज चेक किया मेरे बैटरी का। तो उसने बोला आपका बैटरी का वोल्टेज कम से कम, जैसे 67 वोल्टेज फुल है, तो अगर आधी भी बैटरी है तो 60 वोल्टेज, 58 वोल्ट आपका होना चाहिए। कम से कम में भी आपका 54 वोल्ट तक तो होना ही चाहिए। अगर बैटरी के अंदर अभी रिसेंटली चार्ज किया हुआ था तो आपका वोल्टेज सीधा 48 आ रहा है या उससे भी कम आ रहा है, दिखाई नहीं रहा है, इसका मतलब आपका बैटरी का वोल्टेज का पैक का वोल्टेज डाउन है, 0 है। मैं बोला ऐसे कैसे हो गया, ये प्रॉब्लम आ गया। तो बोला कि आपको दिखाना पड़ेगा, जब आपके सर्विस सेंटर में दिखाना। और हमारी प्योर ईवी की तो आपको पता है, सब शोरूम का बंद कर करके भाग गए। मुंबई के अंदर कोई भी इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है, ऑथोराइज कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है, जो कि मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ ये रीज़न से, समझे कि नहीं। पता नहीं अभी भी प्योर ईवी का, जब मैं रिसेंट वो जो सेल्स रिपोर्ट्स जो आती है 1 से लेके 15 की या 1 से लेके 30 तारीख तक की, मतलब मंथली सेल्स रिपोर्ट्स या एनुअली सेल्स रिपोर्ट, उसमें प्योर ईवी आज भी 8 नंबर पे कैसे चल रहा है, मेरे को ताज्जुब होता है। इतनी थर्ड क्लास उसकी मतलब आफ्टर सेल सर्विस है उस हिसाब से। तो ठीक है, मतलब वो एक चीज़ है, क्या बोलते हैं, मेरे को वो चीज़ का मेरे को थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगा कि आफ्टर सेल सर्विस इसकी इतनी ख़राब है। तो मैंने वो लेकर उसको जहाँ से मैंने ख़रीदा था, अभी फ़िलहाल वो बंदा मल्टी ब्रांड शोरूम बन चुका है। वो हर अभी मतलब बोलते ना हर ब्रांड का वो कर रहा है, प्योर ईवी का ऑथराइज से हट गया वो, ठीक है। उसके अलग रीजंस है जो भी है। तो उसके पास मैंने लेकर गया, तो उसने मेरे को सेल बैलेंसर लगा के दिया और उसने मेरे को 7,500 रुपये मेरे से चार्ज लिया सेल बैलेंसर लगाने का गाड़ी के उसके बैटरी के अंदर। वोल्टेज का सेल का बैलेंस, मतलब कुछ सेल कम उसमें चले जाते हैं वोल्ट में और कुछ सेल हाई वोल्ट में रहते हैं, तो उससे BMS जो है ना वो कट ऑफ कर देता है। ओवरऑल पैक का वोल्टेज कम आ गया ना, तो वो BMS कट ऑफ कर देता है सेल्स की लाइफ बचाने के लिए। तो BMS भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि वो सेल की लाइफ उसको अच्छी बढ़ाना है ना, एकदम अंडर वोल्टेज वो लेके नहीं जा सकता इंडिविजुअल सेल की सीरीज़ का। तो सेल बैलेंसर लगाया तो वो मेरे को 7,500 रुपये खर्चा आया। आई थिंक सो वो सेल बैलेंसर, अगर मेरे को लगता है ऐसा कि अगर मैं दूसरी जगह पे कहीं पे लगाता तो 6,000 तक हो जाना चाहिए था, 6,000 या 6,500 तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं जो बंदे से करवाता हूँ मेरे को पता है
उसका प्राइस जो है ना वो मार्केट में जो दूसरे लोग करते हैं उससे थोड़ा उसका प्राइस ज़्यादा ही रहता है। अब कितना ज़्यादा है वो मेरे को नहीं पता। आई होपफुली 100 200 500 1000 रुपये ही ज़्यादा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 7,500 का 6,500 होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर कम से कम भी पकड़ूँ अगर मैं, और आपके एरिया में क्या सीन शॉट है, क्या मतलब कैसा कितना, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भी मतलब 7,500 रुपये 6,500 रुपये तो आपको खर्चा आएगा ही आएगा। तो टोटल अगर मैं सब अगर ये सारे कॉस्ट अगर मिला दूँ, बैलेंसर और ये वो, तो मेरे को टोटल 10,000 रुपया खर्चा आया है। मतलब अभी तक ये गाड़ी चलाने के लिए 17,000 किलोमीटर। लेकिन मेरे को एक बात है, बोलते हैं ऐसा लोग ऐसा, और मैं भी सुना भी हूँ ऐसा, क्या बैलेंसर लगाने के बाद में आपकी जो बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलती है बैटरी आपकी, और परफॉर्मेंस भी आपको पूरा टॉप टू बॉटम पूरा परफॉर्मेंस मिलता है बैटरी के अंदर। और वो स्मार्ट BMS जो ऐप है उसके थ्रू जो बैलेंसर मतलब जो उसका जो वो है क्या बोलते हैं, पूरा जो उसका डेटा है वो सब आता है उसके अंदर। कितना वोल्टेज है पैक का, इंडिविजुअल पैक का वोल्टेज, ओवरऑल बैटरी का वोल्टेज जो भी है वो आता है। तो एक थोड़ा बेनिफिट ही है उसके अंदर। तो ये अभी फ़िलहाल तक मेरी ये स्टोरी है। होपफुली कि अभी इसके आगे मेरा MCB का भी खर्चा ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरा क्योंकि मेरे को MCB का मेरे को एक वेबसाइट मिली ऑनलाइन के अंदर जो 220 रुपीज़ के अंदर ऑल ओवर इंडिया MCB डिलीवर करता है, जो कि मेरी बाइक में लगती है 63 एम्पियर की MCB, और मेरे को फिटिंग करने का 100 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है। तो ठीक है, मेरा 220 और 100 320 ये 350 400 पकड़ लो राउंड, ज़्यादा से ज़्यादा अपर साइड में भी अगर मैं पकड़ूँ तो उतना ही खर्चा आएगा लगता है मेरे को। 350 400 रुपया उसका खर्चा आएगा मेरे को। पहले तो मैं जो मतलब MCB का 350 बंदे को आने का 350 700 800 रुपये जो दे रहा था उससे तो बेटर ही है। 300 400 रुपये में मेरा काम हो जाएगा बस। और अगर टायर अगर ख़राब होता है तो वही कर दूंगा, क्या मतलब उसका पैच पंचर लगा के उसको इस बार चलाने की कोशिश करूंगा, कि मतलब डायरेक्टली टायर चेंज नहीं करूंगा। हालांकि मेरा 10-15 हज़ार किलोमीटर वो कुछ 12-13 हज़ार किलोमीटर चल चुका था पुराना टायर, तो ठीक है कोई बात नहीं। मैं बहुत बार उसका पंचर रिपेयर भी कर दिया उसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी टिल डेट तो मेरा इतना खर्चा हो चुका है, मतलब 7.5 प्लस 3,500-4 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका है। 11-12 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका है। अभी ये टोटल मेरा ये 3.5 साल की मैंने आपको जर्नी बताया, और ये तो मैंने ऊपर के मेनली खर्चे के मैंने आपको बताया। और उसके अलावा भी मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि वो गाड़ी को है ना, जैसे हर साल दर साल नीचे के पार्ट्स रस्टिंग होता है, तो उसको नीचे हर साल दर साल आपको पेंट करना पड़ेगा नीचे स्प्रे पेंट से गाड़ी को पूरा अच्छी तरीके से। और ये है कि इसके अलावा जो उसके जो पार्ट्स है, फाइबर पार्ट्स बहुत प्लास्टिक के, बहुत कचाकड़े के, बहुत टूट जाते हैं आसानी से। उसके जो ब्रैकेट्स वगैरह है बहुत पतले पतले ब्रैकेट्स है, तो इतना मतलब उसकी जो फिट है ना, मतलब जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मोस्टली जितनी भी चाइनीज़ जो EV है जो असेंबल इंडिया में होती है, मोस्टली वो चाइनीज़ ही है, उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। और E-Pluto भी वही है, ठीक है ना। और ये सब चीज़ हो गई अभी। अच्छा, इसके अलावा अभी मेरे को अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, तो पता नहीं यार अभी मैं क्या बोलूँ। मतलब अभी मेरे लिए तो पर्सनली मतलब इतनी बुरी भी नहीं हुई मेरे को, और इतनी अच्छी भी नहीं हुई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब एवरेज था, लेकिन देखा जाए तो बुराई ज़्यादा थी, समझ लो। तो मतलब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। ओला के इतनी बुरी कंडीशन तो नहीं है, कम से कम ठीक है, मतलब चल गई। ये वो बैलेंसर का ही एक मेजर खर्चा आया। अगर बैलेंसर नहीं होता था या कंपनी अगर बैलेंसर लगा के देती थी तो मेरे को और भी अच्छा रहता था, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आता था। लेकिन यही मेरे को मेजर खर्चा आया। बाकी मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, इसमें मेरे को अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है ना। मोटर, कंट्रोलर, चार्जर सब कुछ बढ़िया मतलब चला मेरा। खाली बैटरी के अंदर एक बैलेंसर का प्रॉब्लम आया, और MCB का, और जो मैं बताया ना आपको ब्रेक सेंसर वगैरह उसका आया। थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज रहेगी तो ये सब काम आप खुद ही कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इसके अंदर वो नहीं है। बैलेंसर को छोड़ के बाकी MCB वगैरह का और जो सेंसर का काम आप खुद ही कर सकते हो, कोई इतना बड़ा उसमें रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो अभी तो 17,000 तक टचवुड चल रही है, अभी देखो और कितने चलती है। लेकिन और बाकी दूसरे बहुत सारे लोगों का मैंने यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में देखा, उन्होंने लिखे है प्योर EV E-Pluto 7G जो गाड़ी है
उससे लिखे कि उसके अंदर जिन लोगों ने टाइम टू टाइम सर्विस कराई है, मतलब उनका एक सर्विस शेड्यूल होता है, वो अगर आप नहीं करोगे आपकी एक्सटेंडेड वारंटी वॉइड हो जाती है। तो जो लोग ने टाइम टू टाइम सर्विस करा है वो लोगों को भी एक्सटेंडेड वारंटी कंपनी ने दी नहीं है, लेट अलोन मेरे जैसे बंदे, क्योंकि मैंने तो सर्विस कराया नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था अरे न्यू गाड़ी को क्या सर्विस कराने का, ये मेरी एक गलत फहमी थी। अगर मैं कम से कम सर्विस कराता तो मुझे पता चलता था कि भाई बैलेंसर लगता है, ये लगता है, वो लगता है, और मैं थोड़ा उसके अंदर थोड़ा नोन रहता था ये सब चीज़ों से। एमसीबी के कम से कम एमसीबी के रिगार्डिंग नोन रहता था कि एमसीबी 63 एम्पियर का होता है और ये वो। और डायरेक्ट करके भी अगर अपना खुदा ना खास्ता आपका प्रॉब्लम हो गया तो आप उसको एमसीबी को डायरेक्ट करके भी चला सकते हो थोड़े टाइम के लिए, कम से कम आप आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ इसके लिए, ये सब चीज़ों का। तो ये थोड़ा मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगा, ये सब चीज़ें एमसीबी का और इसका तो ये सब प्रॉब्लम्स मेरे को आई उसके अंदर। बाकी यही मेरा रिव्यू था, गाड़ी का रिव्यू यही था कि मतलब जितना मेरे को सब, मैं तो मतलब यही बोलूँगा कि ये गाड़ी आप नहीं लो, इसकी ये गाड़ी मत परचेस करो, इसके बजाय पे थोड़ी अच्छी कंपनी की गाड़ी परचेस करो, जैसे कि टीवीएस iQube हो गई। अभी वो भी मैं बोल रहा हूँ बस, खाली मेरे को कुछ इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम सर्विस सेंटर उनके बंद नहीं होंगे, सर्विस सेंटर उनके चलते होंगे, समझे कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो अगर इसके रिगार्डिंग और भी कुछ रहेगा तो मैं इसके मेरे चैनल के ऊपर ePluto 7G की और भी वीडियोस डालते रहूँगा, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के रिगार्डिंग मैं बहुत वीडियोस डालते रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।